हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। इस लेक्चर में हम क्लास 12th के लिए कैपेसिटर चैप्टर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो चैप्टर चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारा ऑलरेडी चैप्टर शुरू हो चुका था जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है। पिछले लेक्चर से आगे अब आपको आज का टॉपिक दिखाते हैं। तो ये है आज का टॉपिक आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। और वैसे तो आप कोई भी कंडक्टर ले सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया है। तो ये आपके पास एक मेटालिक कंडक्टर है जिसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज है। वैसे तो चार्ज पूरे स्फेयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन जैसे बच्चों ने 11th क्लास में पढ़ा है कि किसी बॉडी का मास तो उसके पूरे पार्टिकल्स में हर जगह फैला होता है, लेकिन द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट। किसी भी बॉडी का जो टोटल मास है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है, जिसे हम सेंटर ऑफ मास कह देते हैं। जैसे कि आपके पास अगर एक ये बॉडी हो कोई, तो मास तो उसके हर पार्टिकल में है, लेकिन आप बोलते हो ये ऐसे, ये mg। उस बॉडी का मास अगर m है तो उसको खींचने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसका वेट है वो mg। आप दिखाते हो ऐसे, तो आप दिखा देते हो कि इस पॉइंट पर उसका सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड माना गया है, सपोज किया गया, जिस पॉइंट को आप उसका सेंटर ऑफ मास बोल देते हो। ठीक उसी तरह इस बॉडी पर जो जितना भी चार्ज है उसका सेंटर ऑफ चार्ज यानी उसको कॉन्सेंट्रेटेड हमने यहां सपोज कर लिया, इतना भी चार्ज इसके ऊपर स्टोर हो सकता है। तो अब आपके पास ये कंडक्टर है जैसा कि दिखा रहे हैं सामने ये, और इसके ऊपर चार्ज स्टोर है। अब आपको कल ऐसा बताया गया था कि अगर आप इस पर Q चार्ज स्टोर करोगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा। और फिर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो कैपिटल C जो कांस्टेंट है उसे कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर कहा जाता है। फिर आपने इस C को डिफाइन भी किया था 2-3 तरीके से। पहला तरीका था ये C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और फिर आपने बोला था ये रेशो होता है चार्ज कितना कंडक्टर पर स्टोर हुआ उसकी वजह से उसका जो पोटेंशियल हुआ। और फिर आपने V की वैल्यू को 1 रखकर C इज इक्वल टू Q करा था। उसके बाद आपने इसका यूनिट वगैरह पढ़ा था, वो सारी बातें हमने कर ली थी। अब आपको इसका कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करके दिखाते हैं, उसका फॉर्मूला। ये भी कैपेसिटेंस का ही फॉर्मूला है, लेकिन पर्टिकुलरली इस कंडक्टर, ये तो किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे? उस कंडक्टर पर जितना चार्ज स्टोर किया है उस चार्ज को उस कंडक्टर के पोटेंशियल से आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस आ जाएगा। बट इस पर्टिकुलर कंडक्टर का कैपेसिटेंस आपको निकाल कर दिखाते हैं, और उसका एक फायदा ये है कि लास्ट लेक्चर में जो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसका आंसर भी इस फॉर्मूले से जो हम करने जा रहे हैं मिल जाएगा आपको। तो अब हम दिखाते हैं
इस फॉर्मूले के बाद कि आपके V की वैल्यू क्या होगी, वेयर V इज इक्वल टू 1 बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ये तो बहुत बार पढ़ाया जा चुका है। Q चार्ज है, उसकी वजह से R डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा इस स्फेयर का वो इतना होगा। अब ये पोटेंशियल का वैल्यू अगर आपके पास है और Q चार्ज स्टोर करने पर इतना पोटेंशियल आया है तो आप इसे इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो। हम लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बनेगी इक्वेशन 1, C इज इक्वल टू Q अपॉन, अब V का वैल्यू आपने यहां से पुट कर दिया तो आ गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। कुछ नहीं किया है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला कहाँ से आया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया जा चुका है और आपने ये वाला फॉर्मूला कल ही पढ़ा है, यानी पिछले लेक्चर में। बस पोटेंशियल की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट किया है। अब हम कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल करके दिखाते हैं आपको। ये क्या क्या कैंसिल होगा, Q से Q कैंसिल होगा बस, और ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है यहाँ नीचे, एक तो ये फ्रैक्शन, उसके बाद उसके भी डिनोमिनेटर में, ये आपका पहुंच जाएगा कहाँ पर, न्यूमरेटर में। तो आपके पास अगली लाइन में फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में R। ये पूरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R डिवाइड होकर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। और अब आपके पास फॉर्मूला आ गया है किसका, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया है इस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस का, जो हमें पढ़ना है। और इस फॉर्मूले से ही आपको पता चल जाएगा कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर मैं डायरेक्टली कल ही बता देता तो बच्चों को ये बात सिर्फ याद करनी पड़ती, इस बात का लॉजिक समझ नहीं आता। अब आपको इस बात का लॉजिक भी समझ में आएगा, इस फॉर्मूले को गौर से देखें। 4 तो मैथमेटिकल नंबर है कांस्टेंट, पाई भी मैथमेटिकल नंबर है कांस्टेंट, 3.14 होती है इसकी वैल्यू। बची जो चीज है वो है एप्सिलॉन नॉट और R, जिसमें कि एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस का मतलब एयर या वैक्यूम, ये पढ़ाया जा चुका है बच्चों को, सबसे पहले चैप्टर में कूलम्स लॉ में ही इंट्रोड्यूस करवा दिया था। और ये एप्सिलॉन नॉट ये शो करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कंडक्टर है, ये एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है, यानी उसके चारों तरफ का जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम है। यानी जो पहला फैक्टर है जिस पर किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है वो है नेचर ऑफ मीडियम इन विच द कंडक्टर is placed। पहला फैक्टर जिस पर कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर के चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, यानी कोई कंडक्टर अपने ऊपर कितना चार्ज स्टोर करेगा,
ये बात डिपेंड करती है जिन चीज़ों पर, उसमें सबसे पहला फैक्टर या सबसे पहली चीज़ है नेचर ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में वो कंडक्टर रखा है। और नंबर 2 की बात करें तो मैंने बताया था 4 पाई तो कुछ भी मैथमेटिकल कांस्टेंट है, किसी उसका कोई फैक्टर डिपेंड ही नहीं करता। एप्सिलॉन नॉट तीसरा नंबर है, वो आपको बता दिया। और आर मतलब इस कंडक्टर का रेडियस, और कंडक्टर का रेडियस का मतलब हो गया कंडक्टर का साइज। एंड शेप, साइज और शेप, क्योंकि स्फेरिकल है इसीलिए रेडियस है। और रेडियस जितना बड़ा होगा किसी कंडक्टर का, जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। यानी अब आपको ये बात हमेशा के लिए याद रखनी है कि कंडक्टर का कैपेसिटेंस यानी कंडक्टर के चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी सिर्फ 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर, उस कंडक्टर को किस मीडियम में रखा गया है। उसका खुद का मटेरियल मैटर नहीं करता, उसके सराउंडिंग्स मैटर करते हैं। नेचर ऑफ मीडियम इन विच द कंडक्टर इज प्लेस्ड, और उसका शेप और साइज। बहुत बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि कंडक्टर अच्छा कंडक्टर है तो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, खराब कंडक्टर है तो कम चार्ज स्टोर करेगा। जो चीज स्टोरेज है ना, ये दिखता हूं, लिख के दिखाता हूं। स्टोरेज किसी भी चीज को स्टोर करने की एबिलिटी वो उस मटेरियल पर नहीं, उसके साइज पर डिपेंड करती है। आप अगर 2 बॉटल्स या 2 ग्लास लेते हो, अगर आप ग्लासेस, एक है आपके पास स्टील का ग्लास जो घरों में होता है, और एक है आपके पास कांच का ग्लास। एक स्टील की बोतल है, एक कांच की बोतल है। अगर दोनों का साइज सेम है तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड यानी सेम अमाउंट ऑफ वाटर आएगा। जिसका साइज बड़ा होगा दोनों में से, उसमें ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा लिक्विड आएगा। जिसका साइज छोटा होगा उसमें कम आएगा। बोतल किस चीज की बनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह बच्चे याद रख लें, और फैक्टर डिपेंड करते होंगे कंडक्टर के नेचर पर, कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता। जैसे कि अगर किसी बच्चे से पूछा जाए, भाई एक कंडक्टर है आयरन का बना हुआ, एक कंडक्टर है कॉपर का, एक कंडक्टर है सिल्वर का, और एक कंडक्टर है गोल्ड का, तो आपको केमिस्ट्री में ये बताया जाता है। और छोटी क्लास में मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में भी बताया जाता है, जब कि आयरन से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर कॉपर है, उससे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर सिल्वर है, और उससे भी ज़्यादा अच्छा कंडक्टर गोल्ड होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आयरन की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी कम है क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर नहीं है। उससे ज़्यादा कैपेसिटी कॉपर की होगी, उससे ज़्यादा कैपेसिटी सिल्वर की, और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा गोल्ड की। ऐसा नहीं, कैपेसिटी का कंडक्टर के नेचर से कोई लेना देना नहीं है, खुद के नेचर से कोई लेना देना नहीं है। कंडक्टर का कैपेसिटी का नेचर से, किसके नेचर से लेना देना है? उसके सराउंडिंग मीडियम से और उसके शेप और साइज से। तो ये जो फॉर्मूला आपको डिराइव करवाया गया है, इसको आप अच्छी तरह याद रखेंगे। आया कैसे है वो भी फुल रीजंस के साथ बता दिया है, और इस फॉर्मूले ने आपका कल का जो क्वेश्चन है, उसको जो टास्क दिया था उसके आंसर को भी बता दिया है। देखने से पता चल गया है बच्चों। ये 2 फैक्टर्स आप बहुत अच्छी तरह आज के बाद याद रखना। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या ट्रिकी क्वेश्चन में ये बात पूछी जाती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा। अभी उसका आज सॉल्यूशन नहीं बताया जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन पेपर भी भेजा जाता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर चैप्टर के एंडिंग में भेजा जाता है। अभी वहां तक आने में थोड़ा सा 2-4 क्लासेस का समय लगेगा, तब तक ये कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन है वो बच्चों को दिक्कत देता है। आज के क्लास में इस
टॉपिक का एक क्वेश्चन आपको लिखाया जा रहा है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। आपको अगली क्लास से पहले उसका सॉल्यूशन करके मुझे भेजना है, और अगली क्लास में मैं भी उसका खुद से सॉल्यूशन कराऊंगा, जैसे मैंने इस प्रॉब्लम का या इस टास्क का आंसर आपको बताया, विद प्रूफ विद रीजन। उससे ये भी पता चल जाता है कि कौन बच्चे रेगुलरली लेक्चर्स को प्रॉपरली वॉच कर रहे हैं। तो अब मैं आपको वो क्वेश्चन यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। बच्चे वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को नोट कर लें और फिर उसको कॉपी में सॉल्व करें। तो ये हैं आपके सामने दो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 64 स्मॉल मर्करी ड्रॉप्स ईच चार्ज टू 220 वोल्ट आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। और सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, इज इट पॉसिबल फॉर अ कंडक्टर टू हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैराड। अब तक जो आपको ये पढ़ा, इस क्वेश्चन से पहले जो भी कुछ पढ़ाया गया है वो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करता है। इस चैप्टर में कुल मिलाकर मेनली 2 पार्ट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट तक के ट्रांजिशन के लिए, यानी फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट में जाने के लिए आपको इन 2 क्वेश्चंस का आंसर जरूर पता होना चाहिए। उसके बिना आपको सेकेंड जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो समझने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए यहां पर आज की क्लास हम फिनिश करते हैं, और अगली क्लास में फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट तक जाने के लिए बीच में ये क्वेश्चंस बच्चे सॉल्व कर लें, मतलब ट्राई कर लें। जिन बच्चों ने ट्राई किया और फिर भी सॉल्व नहीं भी हुआ, तो सेकेंड पार्ट शुरू होने से पहले इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर विद एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन आपने अगर खुद से ट्राई किया होगा तो एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा, देन हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है वो सीखा है, और कंडक्टर का, मेटेलिक कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये सब कुछ सीखा, और कैपेसिटेंस की यूनिट भी सीखी। तो अब तक ये क्वेश्चन ट्राई करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में। तो तब तक के लिए गुड बाय।